हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गर्ल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी एंड ऑल्सो उसकी कंस्ट्रक्शन भी बताई थी। सो फ्रेंड्स, उसी वे में कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसको हम आगे प्रूव भी करेंगे और यही बेसिक प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगी इसकी कंस्ट्रक्शन को इजीली सीखने में। सो फ्रेंड्स, बेसिक प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनपुट पर केमिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पर हमें क्या प्राप्त होती है, आउटपुट पर हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इनपुट पर दे रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल्सो हमें आउटपुट पर क्या प्राप्त हो रही थी, केमिकल एनर्जी, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब फ्रेंड्स, एक बात तो यहाँ पर तय है क्या कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट पर केमिकल एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होंगी वो स्वतः होंगी। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर स्वतः होती है। इन्हें यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड्स, जब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रही है, किसी भी एनर्जी को नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है -kNFe डिग्री, where n is equal to number of transfer electron and F is equal to Faraday नियतांक, whose value is equal to 96,500 कूलाम and E डिग्री is equal to standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल कुछ वर्क करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट पर क्या दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी, जिसके वजह से क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रही है। इसलिए यहाँ पर कैसी होगी, गिव्स फ्री एनर्जी होगी पॉजिटिव। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी कैसी होती थी, डेल्टा जी की वैल्यू वहां पर कैसी होती थी, नेगेटिव होती थी, क्योंकि वहां पर इनपुट पर एनर्जी दी जाती थी। इसका मतलब था कि सेल को वहां पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप गिव्स फ्री एनर्जी को लेकर डाउट में होंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो फ्रेंड्स कुछ देर वेट कीजिए, मैं आगे ही आपको गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में जरूर बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि यहाँ पर हम 2 अलग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर 2 अर्ध सेल के रूप में उन्हें अलग अलग यूज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसकी कंस्ट्रक्शन की ओर। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने बताया कि यहाँ पे हम 2 अर्ध सेल यूज करेंगे। 2 अर्ध सेल कैसे बनती हैं, हम सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। ये कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर में सबसे पहले मैंने किसकी इलेक्ट्रोड यूज किया, इलेक्ट्रोड लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड यहाँ पे मैंने किसका लिया, ये जिंक का लिया है। तो फ्रेंड्स, अगला वर्क मेरा होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइट को फिल करना। इलेक्ट्रोलाइट में वही यूज करूंगी जिसमें क्या हो, जिंक आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा एक अर्ध सेल कंप्लीट हुआ। अब बात आती है दूसरे अर्ध सेल की, तो मैंने यहाँ पर दूसरा अर्ध सेल के लिए कंटेनर ड्रॉ किया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाई। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड यूज की है कॉपर की, ये मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा है किसका, कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 अर्ध सेल तो बना लिए, अब जरूरत है इन अर्ध सेल को ज्वाइन करने की। जब तो एक कंप्लीट सेल प्राप्त होगा हमें, तो मैंने अर्ध सेल को किससे ज्वाइन किया, वायर से, जिनके बीच में मैंने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। सो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा क्या हुआ, सेल कंप्लीट हुआ। अब सर्किट कंप्लीट होने पर क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड में के जो जिंक एटम होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, जिंक एटम, वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज कर किसमें चले जाएंगे, जिंक आयन के रूप में किसमें चले जाएंगे, विलियन में। और यही इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कॉपर पर चले जाएंगे। कॉपर पर जाने के बाद ये कॉपर आयन यानी कि कॉपर सल्फेट के विलियन में जो कॉपर आयन प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस पर चले जाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर, कॉपर के रूप में। तो ये कॉपर के रूप में यहाँ पर चलेगा।
कॉपर के रूप में यहाँ पर चले गए। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, यानी कि जिंक की जो इलेक्ट्रोड है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसका मतलब इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। सिमिलरली कॉपर ने क्या किया है, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, रिडक्शन। और जिस भी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कैथोड। तो यहाँ पर दो बात प्रूफ हो गई, क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारा एनोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं था, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूं, यहाँ पे एनोड होता है नेगेटिव, एंड ऑल्सो हमारा जो कैथोड होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वाली बात प्रूफ हुई। दूसरी बात ये कि एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। वो हम देख सकते हैं कि जिंक के जो एटम है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एंड जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या कहलाता है, वो एनोड कहलाता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली कैथोड आयन ने क्या किया, यानी कि कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इनका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि जिस भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी आई कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण ये बीच में लगा हुआ बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। बट फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देर तक फ्लो नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर जिंक आयन उपस्थित है इसके चारों ओर। वही जिंक आयन जो जिंक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर विलियन में चले जाते हैं, जिंक आयन उपस्थित है। सिमिलरली यहाँ पर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर कॉपर आयन इकट्ठे हो जाएंगे चारों ओर इसके। कॉपर आयन तो बिलियन में उस इलेक्ट्रोड पर चलेगा, यहाँ पे इकट्ठे होंगे सल्फेट आयन SO4, सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए SO4। अब हमें पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज एक यू फॉर्म में क्या होती है, एक नली होती है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमने लगा दी यहाँ पे साल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊं साल्ट ब्रिज क्या होता है। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है, जैसे मैंने अभी यू आकार की नली बनाई है। इसमें क्या होता है, इसमें अक्रिय यानी कि ऐसा इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं जो क्या हो, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और ना ही सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है उसको किसी प्रकार से इफेक्ट करे या उससे रिएक्ट करे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके वर्क्स के बारे में। सो फ्रेंड्स सपोज दैट हमने यहाँ पे KCl का बिलियन भरा है, KCl का KNO3 NH4Cl कुछ भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। हम यहाँ पे KCl का विलियन भरा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो साल्ट ब्रिज से है इससे Cl आयन तुरंत निकल कर किसमें बन जाएंगे, इस वाले विलियन में, और K आयन निकल कर किसमें बन जाएंगे, इस विलियन में। अब यहाँ पर Cl आयन निकले और यहाँ पे K आयन निकले, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आसानी से फ्लो हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फिर से फ्लो होने लगेगी, इसका मतलब बल्ब फिर से ग्लो करने लगेगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के थ्योरेटिकल को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेल बनाया है, यहाँ पे ये सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यानी कि 2 अर्ध सेल यूज किए हैं। ये वाला जिंक का, ये कॉपर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर और करंट फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे देखते हैं आगे। इस सेल में 2 पात्र होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं तथा इन पर होने वाली अभिक्रियाओं को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक पात्र में कॉपर सल्फेट का सांद्र विलयन भरा है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी हुई है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा है जिसमें जिंक की छड़ डूबी हुई है, और दोनों विलयनों का संपर्क किससे करवाया, साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उससे कराया। साल्ट ब्रिज से कराकर इनको क्या कहते हैं, सर्किट कंप्लीट कर लिया मैंने। तो क्या होगा, कॉपर तथा जिंक की छड़ों को एक वोल्ट मीटर के द्वारा भी जोड़ लिया है ना।
इस कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर किसके रूप में आएंगे, जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में चले आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड में जो जिंक एटम है वो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक आयन के रूप में किसमें चले गए, सॉल्यूशन में चले गए। सिमिलरली कैथोड पर क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जिंक के एटम द्वारा छोड़ गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए यही इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं। और कैथोड के विलयन में यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या है, उसमें कॉपर आयन, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसमें, कॉपर के रूप में, कॉपर एटम के रूप में किस पे चले जाएंगे, कैथोड पर, ये चले गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात सामने आती है क्या, कि जब जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक आयन के रूप में किसमें जा रहा है, विलयन में, है ना। इसका मतलब ये रॉड कैसी होती है कि पतली होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉपर आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके किस पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये रॉड मोटी होती जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं। इस प्रकार सेल में आयन्स के लवण सेतु में से होकर जाने के कारण परपथ कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो गया तथा जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब क्या हो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या हो, विभवांतर जनरेट हो जाए, वोल्टेज जनरेट हो जाए, जिससे कॉपर से छड़ की ओर करंट फ्लो होने लगता है तथा इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर फ्लो होने लगते हैं। अब हम रिएक्शन सीखेंगे। रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि यहाँ पर हमने लिया जिंक एटम, जिंक एटम क्या करेंगे, जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और लूज करके ये क्या बनाएंगे, जिंक आयन बनाएंगे। तो ये क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसे बोलेंगे हम एनोड। ओके, अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। कॉपर आयन इसमें प्रेजेंट है। कॉपर आयन क्या करेंगे, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के पश्चात कॉपर एटम के रूप में किसमें पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे। अब हम लिखते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन को। कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों का ऐड करूंगी। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर आयन और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक आयन में प्लस कॉपर एटम। ये हमारी हुई कंप्लीट सेल रिएक्शन। सो फ्रेंड्स अब तक हमने सीखा बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन में हम एक लाइन में पूरे सेल को लिखना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए एनोड को कैसे साइड लिखते हैं, एनोड को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड। एंड जब एनोड लेफ्ट साइड लिखा जाएगा तो कैथोड कौन सी साइड लिखा जाएगा, राइट साइड। कैथोड लिखा जाता है हमारी राइट साइड। ओके, और क्या करते हैं हम करेंगे धातु यानी कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन। सिमिलरली दोनों एनोड तथा कैथोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बीच कैसी लाइन ड्रॉ करते हैं, डबल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया एनोड लेफ्ट साइड लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एनोड और मैं क्या लिखूंगी, इलेक्ट्रोलाइट लिखूंगी, तो बीच में लगाई मैंने एक लाइन, ये लगा इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे दूसरा अर्थ सेल लिख रही हूँ, कैथोड को लिखूंगी तो इनके बीच में क्या लाऊंगी, डबल लाइन। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगी इलेक्ट्रोलाइट एंड यहाँ पे एक लाइन खींची वर्टिकल और मैं यहाँ पे लिखूंगी कैथोड को। इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे मैं क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एनोड वर्टिकल लाइन और यहाँ पे लिखूंगी मैं एनोड प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने लिखा कैथोड प्रोडक्ट और यहाँ पे मैंने लिखा कैथोड। इसको हमने इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो अभी मैंने सेल बनाया था जिंक और कॉपर का, उसके एग्जांपल से समझिए। अभी हमने क्या किया था, हमारा एनोड पर
एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड था? एनोड था हमारा जिंक, क्योंकि इस पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था वो क्या था? जिंक आयन। सिमिलरली हमारा कैथोड क्या था? कैथोड था हमारा कॉपर आयन के रूप में था कैथोड, और हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त था? हमें प्रोडक्ट मिला था यहाँ पे कॉपर। कैथोड हमारा कॉपर आयन के रूप में था। ओके, तो यहाँ पे हम लिखिए एनोड। एनोड क्या है हमारा? जिंक, एक लाइन ड्रॉ की, प्रोडक्ट में हमारा क्या है? जिंक आयन। सिमिलरली 2 लाइन ड्रॉ की, कैथोड प्रोडक्ट में हमारा क्या है? कॉपर, और यहाँ पे हमारा कैथोड में हमने लिया क्या था? कॉपर आयन। ये हमारा सेल मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।